नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने ही सिर्फ झूठ का, नफरत का और अलोकतांत्रिक भारत नहीं बना दिया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में यही काम किया है और शायद उसने यह काम नरेंद्र मोदी से ही सीखा है। वो भी अब वहां झूठ बोल रहा है, वो ऐसे ही नाकामी छिपा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी नाकामी पाकिस्तान के आगे छिपाई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को ऐसे नेस्तनाबूद किया है कि वो दशकों तक कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं उन्हीं की खुफिया एजेंसी, चूंकि वहां पर इतनी दम है उन एजेंसीज में कि वो अपनी रिपोर्ट सही देते हैं, तो उसने अपनी रिपोर्ट दी कि असल में कोई खास नुकसान नहीं हुआ ईरान का। जो अमेरिका के तमाम सारी मिसाइल से अटैक किए गए, उस अटैक में ईरान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो असल में इजराइल का हुआ है, या अमेरिका ने जितना पैसे की वो मिसाइलें छोड़ दी उसने अपना नुकसान किया है, उसको नहीं हुआ है। और ईरान ने अपनी मिसाइलें छोड़ी, उससे अमेरिका के भी थोड़ा ही नुकसान हुआ है, यानी दोनों को थोड़ा थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तरीके से ट्रंप का झूठ चल रहा है। उधर नरेंद्र मोदी का झूठ जैसे चलता है कि हमने 22 तारीख को हुए नरसंहार के मामले में 22 मिनट 22 ये और इतने में ये कर दिया। वास्तव में एक भी आतंकी मारा नहीं गया। मिसाइल अटैक के नाम पे अपना नुकसान जरूर कर लिया, वहां के कुछ निर्दोष बच्चे और महिलाएं मार डाले, यह काम किया। यानी दोनों जगह मानवता की हत्या की गई, आम नागरिकों की हत्या की गई, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। और पहलगाम के जिन आतंकियों को बताया गया था, जिनके स्केच जारी किए गए थे नरेंद्र मोदी के एनआईए द्वारा, वो 2 महीने तक उसको न ट्रेस कर पाए, न पकड़ पाए, न कोई जानकारी। तो अब कहने लगे कि नहीं, वो स्केच ही झूठे थे, गलत थे। तो भैया स्केच बनाए क्यों थे? झूठे थे, गलत थे। इससे तो फायदा मिल गया आतंकियों को, और यदि सही थे तो आप नाकाम हुए। और यह नाकामी आज नहीं है, पहलगाम के पहले पुलवामा में भी जो है नाकामी हाथ लगी थी, उरी में भी लगी थी, पठानकोट में भी लगी थी, गुरदासपुर में भी लगी थी, और तमाम घटनाओं में लगी है। बहरहाल यह तो हुई एक बात। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के झूठ की। नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में एक प्रस्ताव दिया कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, वह इमरजेंसी संविधान हत्या दिवस है। अब जिसे वो संविधान हत्या दिवस कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो यह कह के अपने पिता के ही मुंह पर थूक रहे हैं, अपने वैचारिक पिताओं को वो अपमानित कर रहे हैं। उनके वैचारिक पिता देवरस ने श्रीमती इंदिरा गांधी को 3 चिट्ठियां लिखी। उन 3 चिट्ठियों में उन्होंने लगातार यह लिखा कि आपका यह इमरजेंसी अनुशासन है। हमारे ऊपर झूठे आरोप लगे हैं कि संघ कहीं साथ दे रहा है उस छात्र आंदोलन का या दूसरे और आंदोलन का। हम तो किसी आंदोलन में नहीं, हमें आप छोड़ दीजिए, हमारा प्रतिबंध हटा दीजिए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं, साथ साथ चलने को तैयार हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बधाई। आपका चुनाव बिल्कुल सही पाया गया और वैध पाए जाने के बाद यह निश्चित रूप से हो गया है कि आपको झूठा परेशान किया गया था। यानी सब कुछ वो कह देते हैं। इंदिरा जी उनकी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देती तो विनोबा भावे को 2 चिट्ठियां लिख डालते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी
अटल बिहारी वाजपेयी अपनी बीमारी का बहाना लेते हैं और किसी तरह से जमानत पाते हैं। इसी तरीके से तमाम लोग होते हैं। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान प्रदत्त जो प्रावधान है उनके तहत इमरजेंसी लगाई थी। किसी के साथ उन्होंने गलत नहीं किया था, फर्जी मुकदमे नहीं बनाए थे। कोई मीसा में गिरफ्तार हुआ, कोई निरोधात्मक कानून में गिरफ्तार हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो पूर्ण रूप से अवैध, अलोकतांत्रिक, अमानवीय हर तरह की इमरजेंसी लगाए हुए, और यह इमरजेंसी असंवैधानिक भी है क्योंकि घोषित नहीं की गई है, कानून के तहत नहीं है, और इसमें कानून और सब चीजों का भारी भरकम दुरुपयोग भी हो रहा है। तो अब आप समझिए, जब दुरुपयोग भी हो रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? 11 साल अघोषित आपातकाल। देश के संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। संविधान बदलने के लिए बीजेपी नेताओं ने 400 पार का नारा दिया। मोदी सरकार ने लगातार संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं को तार तार किया। सीएजी की भूमिका अप्रासंगिक बना दी गई। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान है। बीजेपी के विपक्ष वाली राज्य सरकारों को धनबल के जरिए गिराया गया। सरकारी संस्थानों और न्यायपालिका को कमजोर किया गया। टैक्स टेररिज्म के जरिए व्यवसायियों और संस्थानों को धमकाया गया। मीडिया और पत्रकारों पर सरकार ने अभूतपूर्व दबाव डाला। जांच एजेंसियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। नफरती भाषण खुलेआम दिए जाते हैं, जबकि नागरिक स्वतंत्रता पर नकेल कस दी गई। पिछले 11 साल से बीजेपी के राज में देश एक अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। कि नरेंद्र मोदी सही है? नहीं, नरेंद्र मोदी ने हर कुछ अलोकतांत्रिक किया है। यदि उनके खिलाफ मीडिया के लोग आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, या और दूसरे फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, किसी इधर उधर के उससे करा दिए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनको हर तरह से तकलीफ दी जाती है, और यही नहीं, उनकी हत्याएं तक करा दी जाती है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रिकॉर्ड पत्रकारों की हत्याएं हुई, ये सैकड़ा पार कर चुकी है। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देशद्रोह के आरोप में करीब 500 लोगों पे एफआईआर हो चुकी है। यही नहीं, भारत की इतनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इतनी बुरी तरह गिर चुका है कि 151 नंबर पे आ गया है। तो यह हालत हो गई, भारत को असमानता में ढकेल दिया है। पूरी तरीके से भारत एक परेशान राष्ट्र बन गया है, जहां बचत नहीं हो पा रही। जो लोग अपनी बचत के लिए पैसे जमा करते थे, उससे किसी तरह मैनेज करते थे, उनकी बचत पर भी डाका डाल दिया गया है। सरकार का, आरबीआई का ही डेटा कह रहा है कि बचत करने वालों को ब्याज तक नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा तमाम तरह से लोगों को परेशानी में ढकेल दिया गया है। असमानता की यह स्थिति हो गई है कि कहीं पर भी, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, हर जगह भेदभाव किया जा रहा है। और आर्थिक असमानता अपने आप में चरम में। अडानी अंबानी के ही लिए यह सरकार काम करती है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो अब आप समझिए, यहां देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो चाहे अदालतें हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या चाहे दूसरी और संस्थाएं हो, सभी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की गुलामी कर रही, क्योंकि उनमें आरएसएस के लोग भर दिए गए। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों में और तमाम स्थानों पर, शैक्षणिक संस्थानों में, सभी जगह आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। चाहे कुलपति हो, चाहे दूसरे प्रोफेसर हो, सब हो, उन्हीं की भर्ती की जा रही है। क्वेश्चन इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आरएसएस के लोगों के सवाल हो, उन पर बात हो, और इसी तरीके से और भी खेल किए जाते हैं। जब देश के अंदर यह हो रहा हो, तो आप कहेंगे कि इमरजेंसी कौन सी? वो इमरजेंसी जिसे समग्र क्रांति कहा था जयप्रकाश नारायण ने, उसी जयप्रकाश नारायण ने जो सीआईए का एजेंट होता था, सीआईए की संस्था
कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का वो 1951 से लेके मरने तक अध्यक्ष रहा भारत में। वह जयप्रकाश नारायण अमेरिका के इशारे पर किस तरीके से साजिश रचता था और कैसे देश को अस्थिर करने का उसने काम किया था। उसने इस देश का वह नुकसान किया जो किसी ने आज तक नहीं किया। उसने आरएसएस के साथ मिलकर के जनता पार्टी का जो बनाया और उसके बाद में सीआईए एजेंट मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद में सीआईए के ही जॉर्ज फर्नांडिस हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या आडवाणी हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो या ये सारे लोग उसने अपने साथ रखे और इन सब को सीआईए के लोगों ने भारत को खत्म कर देने का काम किया। पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को बता दिया हमारे जासूस कहां कहां है पाकिस्तान में, और उसने हमारे जासूसों को मार डाला। इस तरह हुआ था, यह किया था इन लोगों ने। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला कराया, इन्होंने रेल मंत्री को मार डाला, इन्होंने और बहुत कुछ किया। ये सब करने के बाद ये आकर के कहते हैं हम समग्र क्रांति। समग्र क्रांति में क्या परिवारवाद के खिलाफ इन्होंने किया था। आज जो उससे निकले नेता हैं वो सभी परिवारवादी राजनीति करते हैं और उनकी परिवारवादी पार्टियां हैं। जितने उस समय से निकले नेता हैं वही भ्रष्टाचार में सबसे आगे हैं। जिनके पास कुछ नहीं था आज अरबों खरबों के मालिक हैं। और इसी तरीके से उस समय जो तमाम जातिवाद धर्मवाद के खिलाफ की बात होती थी, आज वही धर्म की राजनीति करते हैं, वही जाति की राजनीति करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए इस देश को इन्होंने क्या दिया था। इस देश को आग लगाने का काम इन्होंने किया था, नहीं तो देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। इन्होंने जिस तरीके से एक मजबूत होते भारत को कमजोर बनाने का काम, और वही काम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश की सभी व्यवस्थाएं खराब कर दी। रेल जो सबसे अच्छी होती थी बर्बाद कर दी, सेना को बर्बाद कर दिया, सरकारी क्षेत्र की नौकरियां खत्म कर दी। 1 करोड़ नौकरियां देश में खत्म हो चुकी हैं और उसके बाद जो अभी बची हैं उनमें भर्तियां नहीं हो रही। इसके बाद स्कूल खत्म करने के काम हो रहे हैं और तमाम शिक्षण संस्थानों में जैसे बताया आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। आरएसएस के करोड़ों करोड़ रुपए के सैकड़ों करोड़ के ऑफिसेस बन गए, हजारों करोड़ के देश भर में ऑफिसेस बन गए और इसी तरह भाजपा के भी हजारों हजार करोड़ रुपए के देश भर में ऑफिस बन गए, जमीनें खरीदी गई और बहुत कुछ हुआ। तो ये सब कुछ हो गया और तो इस तरह से भ्रष्टाचार भी इन्होंने सबसे किया और इसीलिए भ्रष्टाचार के भी पायदान पे भारत अब लगातार सबसे ऊपर जा रहा है। इसके बाद भारत में लड़कियों से रेप की घटनाएं बिल्कुल आम हो गई। इसीलिए शायद अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की कि भारत मत जाए हमारे यहां की महिलाएं, वहां आतंकी देश है, बलात्कारी देश है और लिंचर देश है। और वही हमने देखा कि फ्रांस की एक युवती आई थी और राजस्थान में घूम रही थी, वहां उसके साथ गैंग रेप हो जाता है। और इसी तरीके से पुणे में भाजपा का एक नेता एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ में अश्लील हरकतें करता है और उसके शरीर से छेड़छाड़ करता है। अब आप सोच लीजिए, इस तरह का इनका चरित्र है और तमाम घटनाएं जितने रेपिस्ट पाए जाते हैं वो भाजपा से ही कनेक्टेड पाए जाते हैं, आरएसएस से ही कनेक्टेड पाए जाते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। रिकॉर्ड बलात्कार हो रहे हैं भारत के अंदर। इसी तरीके से दलितों पर अत्याचार आम बात हो गई है, आदिवासियों पर अत्याचार आम बात हो गई है और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों को तो टारगेट कर लिया गया है, उनको चुन चुन के मारिए। इस तरह की घटनाएं हो तो आप बताइए कौन सा क्या किया है। उमर खालिद समेत उसके तमाम सारे दोस्त बगैर किसी ट्रायल के पिछले 5 साल से जेल में हैं। क्या जुर्म है उनका वो ये पूछते हैं, लेकिन साहब नहीं, जेल में डाले जाएंगे।
भीमा कोरेगांव के मामले में झूठे फंसा करके लोगों को सालों साल जेल में डाला गया, तमाम लोग जेल में ही मर गए और यह स्थिति करी। तो आप बताइए कौन सा न्याय हो रहा है? इस देश के अंदर न अदालतों से न्याय मिल रहा है, न सरकार न्याय दे रही, न जांच एजेंसियां दे रही। और जो आतंकी हैं, जो हमले करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हें जमानत भी दिला दी जाती, सब कुछ दिला दिया जाता है। ऑन कैमरा हत्या की थी कन्हैयालाल टेलर की, और सब कुछ होते हुए भी उन्हें जमानत दिला दी गई, क्योंकि वो हत्या करके जो राजस्थान में माहौल बनाने वाले थे वो भाजपा से ही जुड़े हुए लोग थे। तो यानी समझ लीजिए सारे क्राइम भी यही कराएंगे, स्वांग भी रचेंगे और सब कुछ करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है। चुनाव लूटते हैं, चुनाव में धांधली करते हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह से धांधलियां की हैं वो रिकॉर्ड बन गया है। महाराष्ट्र का तो पूरा पूरा चुनाव ही भ्रष्टाचार से जीता गया, बेईमानी से जीता गया। उसका उदाहरण वहां के मुख्यमंत्री का ही चुनाव है, जहां 29,000 से अधिक वोटर बढ़ा दिए गए अचानक एकदम से। और इसी तरह से दूसरे और खेल हो रहे हैं। तो यह आप समझ लीजिए इस देश में लगातार सब कुछ लूटने का काम हो रहा है, सब ये करने का काम हो रहा है। राहुल गांधी ये सच बताते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अघोषित आपातकाल नरेंद्र मोदी ने लगा रखा है। नरेंद्र मोदी ने ही संविधान की हत्या की है, इन्होंने ही मानवता की हत्या की है, और यही लिंचर और बलात्कारी है। और जब यही हो तो फिर किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? न्याय तो मिलेगा नहीं, बस लड़ते रहिए, यही एक आपके हाथ में। जी हां, जय।